लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि फेसबुक ने 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो कुछ देर के लिए हटा दिया था जिसमें उन्होंने पेपर लीक पर एक सख्त कानून लाने की घोषणा की थी। ये वो समय था जब भारत में जेन ज़ी आंदोलन अपने चरम पर था और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वीडियो है ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये उनका पहला वीडियो था इस पूरे मामले पर। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट मेटा ने फेसबुक से हटा दिया। मेटा ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, मतलब जो मेटा कंपनी है फेसबुक भी उसी का है और इंस्टाग्राम भी इसी कंपनी का है। शिकायत के बाद मेटा ने अपनी गलती स्वीकार की है और माफी मांगी है और कहा है कि एक टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी का यह पोस्ट, ये वीडियो दोबारा से फेसबुक पर रिस्टोर कर दिया गया। मेटा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और इसका पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार ही टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसीलिए इन्हें टेक कंपनी कहा जाता है। इसके बावजूद ये कंपनी इतनी बड़ी भूल की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी पर ही डाल रही है। ये शब्द तकनीकी गड़बड़ी यानी टेक्निकल ग्लिच इन टेक कंपनीज का एक ऐसा कॉपी पेस्ट वाला जवाब बन गया है जिसे हर जगह अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कंपनियां इस्तेमाल करती रहती हैं। जब कोई गलती पकड़ी जाती है तो ज्यादातर कंपनियां यही कहती हैं कि यह टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन भारत सरकार मेटा के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटा देना पर्याप्त वजह नहीं है और इसीलिए सरकार ने मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को पेश होने के लिए सम्मन भेज दिया है। इस अधिकारी का काम मेटा कंपनी और दुनिया भर की सरकारों से बातचीत करके उनके साथ तालमेल बनाना होता है। यह मामला जैसा आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में अब सरकारों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इस आंदोलन के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करने वाले हजारों पोस्ट, हजारों वीडियोस, रील्स लगातार ट्रेंड कर रहे थे। आपके टाइमलाइन पर भी बाढ़ आ गई थी ऐसे वीडियोस की। ये वो वीडियोस थे जिनमें बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सब कुछ सरकार विरोधी था। लेकिन इन वीडियोस को मेटा ने नहीं हटाया। इन वीडियोस के मामले में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई। इन वीडियोस के मामले में कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ। ये सारे वीडियोस लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ वायरल होते रहे। इन्हें जबरदस्त रीच मिली। ये आप सबकी टाइमलाइन पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। इनमें से कोई वीडियो ना हटा ना उसे दबाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि किसी भी मुद्दे पर देश की राय कैसे बनती है। इस बार पेपर लीक पर हुए आंदोलन को लेकर देश भर में युवाओं की राय कैसे बनी और देश की आम जनता को यह कैसे पता चला कि दिल्ली में कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप भी सोचिए, आपको कैसे पता चला? आप तो दिल्ली में थे भी नहीं। इसका कारण है सोशल मीडिया। इसका कारण है ये स्मार्टफोन जो हर समय आपके साथ रहता है। इस स्मार्टफोन से आप सिर्फ रात में कुछ घंटे के लिए अलग होते हैं। जब आप सोते हैं उस समय भी शायद इसे आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते होंगे। बाकी पूरे दिन ये आपके हाथ में ऐसे रहता है। और इस स्मार्टफोन में है सोशल मीडिया। और प्रदर्शनकारियों ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस और रील्स लगातार हजारों की संख्या में पोस्ट किए और इस आंदोलन के पक्ष में बनने वाला पूरा कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियोस जो विद्रोह की तरफ इशारा कर रहे थे, जो सरकार के खिलाफ थे, जो ये बता रहे थे कि पूरे देश का जो युवा है वो अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे ये देश के लगभग हर युवा तक ये वीडियोस और ये कंटेंट पहुंच गया और उन्होंने फिर इन्हीं रील्स को आगे शेयर करना शुरू कर दिया। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप इस आंदोलन पर बनी कोई सरकार विरोधी रील देखते हैं, जैसे ही आप कोई ऐसी रील देखते हैं जिसमें आंदोलनकारी कह रहा है कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, उसके बाद ऐसी ही सैकड़ों रील्स आपके टाइमलाइन पर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी को सोशल मीडिया की भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं।
एल्गोरिदम वो सिस्टम होता है जो तय करता है कि आपकी स्क्रीन पर कौन सी रील, कौन सा पोस्ट या कौन सा वीडियो सबसे पहले दिखाया जाएगा। यह तय करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं। यह आपके दिमाग को पढ़ लेता है। अगर आपने एक ही प्रकार का कंटेंट, एक ही प्रकार का वीडियो 2-3 बार 4 बार देख लिया, तो फिर उसी विचारधारा का वीडियो आपके पास लगातार आने लगेगा। मतलब यह कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी यह तय कर ले कि उसे किसी खास विचारधारा के कंटेंट को प्रमोट करना है और दूसरी विचारधारा के कंटेंट को उसे दबा कर रखना है, तो आपको एक आभास होने लगेगा जैसे पूरा देश एक ही तरफ एक जैसा सोच रहा है। जैसे इस बार जब आपके सोशल मीडिया पर लगातार आपको कंटेंट आ रहा था, तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे पूरे देश में आग लग गई है। पूरे देश में सभी लोग सरकार से परेशान हो चुके हैं और पूरे देश में विद्रोह की आग लग गई है। यानी अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मोदी विरोधी एल्गोरिदम सेट कर दिया, तो पूरे देश में सरकार विरोधी कंटेंट वायरल होने लगेगा। आपके सोशल मीडिया पर, आपके फीड पर ऐसे ही वीडियोस आएंगे और आपको भी ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश यही बात कर रहा है। यह पूरे देश की भावना है। ऐसी रील्स को लाखों व्यूज मिलने लगेंगे और आपको लगेगा जैसे पूरे देश की राय यही है। दूसरी तरफ जो लोग इस आंदोलन के विरोध में रील्स बनाएंगे, उनकी रील्स के व्यूज बहुत सीमित कर दिए जाएंगे, उनके वीडियोस को दबा दिया जाएगा और आपको शायद ऐसा लगेगा कि इस विचारधारा को देश की जनता नहीं देखना चाहती, इसीलिए इसके व्यूज नहीं आ रहे और आपको लगेगा कि देश की जनता इन वीडियो से सहमत नहीं है। और फिर आप अपनी एक राय बना लेंगे। फिर आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। जब दोस्तों से बाहर मिलेंगे तो वो कहेंगे कि क्या खबर है, दिल्ली में क्या चल रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है। अब आप सोशल मीडिया देखकर, सैकड़ों की संख्या में ये रील्स देखकर अपनी राय पहले ही बना चुके हैं और फिर वो राय आग की तरह फैलती है और फिर पूरे देश में फैल जाती है। खतरनाक बात यह है कि देश की सोच को प्रभावित करने वाली ये सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका की हैं, विदेशी हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान जैसे देशों में युवाओं को भड़काने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था और यही कारण है कि किसी भी देश में जब विद्रोह हिंसक हो जाता है तो वहां सबसे पहले सोशल मीडिया को ही ब्लॉक करना पड़ता है। इसलिए आज अगर ये सोशल मीडिया कंपनी तय कर लें कि हमारे देश में किसे लोकप्रिय बनाना है और किसके खिलाफ लोगों को भड़काना है, तो यह काफी हद तक अब संभव हो चुका है। आपके सोशल मीडिया फीड पर जो हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, जो रील्स वायरल होती हैं, उनके पीछे सिर्फ जनता की ऑर्गेनिक चॉइस नहीं होती, उनके पीछे सिर्फ जनता की पसंद नहीं होती, बल्कि इन सोशल मीडिया कंपनियों की अपनी एल्गोरिथम की सेटिंग होती है। और यही सेटिंग सबसे खतरनाक है, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है, किसी भी देश को अस्थिर कर सकती है, समाज को अस्थिर कर सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 150 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। चीन से भी ज्यादा बड़ी आबादी आज हमारी है और हमारे देश में 38 करोड़ जेन जी के लोग हैं। 38 करोड़, अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा। भारत में औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 6 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है। 6 घंटे लगभग, सोचिए। और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन सोशल मीडिया की और स्मार्टफोन पर जो टाइम बिताया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे देश में बिताया जाता है। और इसीलिए ऐसे लोगों की सोच को प्रभावित करना इन विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहद आसान है। भारत जैसे देश में लोग कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदेंगे, कौन सी फिल्म देखने के लिए जाएंगे, किस कंपनी का फोन इस्तेमाल करेंगे, बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या सामान खरीदेंगे, हमारे देश में कौन सा फैशन आएगा, कौन सा फैशन कपड़ों का बाहर चला जाएगा, हमारे देश के लोग वेकेशन के लिए कहां जाएंगे, कौन सी चीज फैशन में है, कौन सी चीज फैशन के बाहर है, हमारे देश के हीरोज कौन होंगे और हमारे देश के खलनायक कौन होंगे, विलेन कौन होंगे, ये सब कुछ आजकल ये सोशल मीडिया कंपनियां ही तय कर रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जब मार्केटिंग कंपनियों को ये हायर करते हैं इस काम के लिए कि ये कंपनियां उनकी छवि को चमकाएं,
उन्हें बताया जाता है कि मुझे अपनी ऐसी छवि बनानी है और ये मार्केटिंग कंपनियां इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर फिर उस व्यक्ति की वैसी ही छवि बनाती हैं। चीन जैसे देश इसीलिए इन विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने देश में ब्लॉक कर देते हैं। चीन में आपको ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना फेसबुक मिलेगा, ना ट्विटर मिलेगा, और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उनके लोगों की सोच को ये टेक कंपनियां प्रभावित ना कर सकें। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश आज भी इस एल्गोरिदम के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अब इंस्टाग्राम या फेसबुक आंदोलनों का नया जंतर मंतर या रामलीला मैदान बन चुका है, जहां लोग डिजिटल रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। इस बार तो आपने देखा कि ये आप कह सकते हैं कि जो आंदोलन था इस बार का, ये हाइब्रिड आंदोलन था। पुलिस चाहे तो सारे मेट्रो स्टेशन और सड़कों को ब्लॉक करके लोगों को शारीरिक रूप से जंतर मंतर या किसी भी मैदान में पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ये सुनिश्चित कर देंगी कि देश के करोड़ों लोग अपने घर में बैठे बैठे ही इन आंदोलनों में डिजिटली शामिल हो सकते हैं और फिर किसी भी सरकार पर दबाव डालकर उसका इस्तीफा तक करवा सकते हैं। यह है इस टेक्नोलॉजी का कमाल। इसलिए आपने देखा होगा इस बार जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ, यह एक हाइब्रिड प्रोटेस्ट था। मतलब जंतर मंतर पर 10, 20, 25 हजार लोग थे। जिस दिन शायद सबसे ज्यादा लोग रहे होंगे तो मान लीजिए 50,000 लोग थे पूरे देश में। इस 150 करोड़ के देश में 50,000 लोग यहां पर थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो यहां आए नहीं थे, लेकिन अपने स्मार्टफोन के जरिए इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि वो भी लगातार अपनी रील्स बना बनाकर डाल रहे थे और इन छात्रों का समर्थन कर रहे थे। अगली बार जब ऐसा आंदोलन होगा, अगर हुआ तो इस बार जंतर मंतर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रामलीला मैदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैदान की जरूरत नहीं पड़ेगी इकट्ठा होने के लिए। अब इंस्टाग्राम ही जंतर मंतर बन जाएगा, इंस्टाग्राम ही रामलीला मैदान बन जाएगा और डिजिटल रूप से देश के करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, रील्स और मीम्स के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। अब भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो कंपनियां हैं ये बड़े बड़े देशों को अस्थिर कर सकती हैं। अब भारत सरकार का कहना है कि वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स के पोस्ट या वीडियो किसी तकनीकी गलती की वजह से नहीं हटने चाहिए। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मेटा को अपने सिस्टम में जरूरी सुधार करने होंगे और सरकार ने मेटा के अधिकारियों को समन भी भेज दिया है कि आप आइए, हमसे मिलिए और फिर हमें बताइए कि ये कैसे हुआ। The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. And I am happy that Meta realized that they had to apologize for this mistake. And their unconditional apology for the mistake is a good step. But having said that, I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. We will have a very detailed technical meeting as to how these things happen, and we will seek assurances that the handles of prominent personalities in India should be ring-fenced, and once it's a verified account, it should be ensured that content that is posted there is not removed on such flimsy grounds or on such mistakes which happen. So I think it is very unfortunate that this happened, and we will follow this up to see that there are systemic corrections to ensure that such instances do not recur. ये कमाल की बात है और बहुत खतरनाक बात है। अगर भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को फेसबुक हटा सकता है तो सोचिए हमारे देश में करोड़ों आवाज़ों को भी इसी प्रकार से ये फेसबुक जैसी कंपनियां दबा सकती हैं। आप अपने वीडियोस बनाते रह जाएंगे, आप अपनी पोस्ट लिखते रह जाएंगे, लेकिन वो किसी तक पहुंचेगी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। जब प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो फेसबुक पर आया तो इसमें आया
लिखा हुआ कि दिस पोस्ट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, द अटैच्ड मीडिया इजंट अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। और प्रधानमंत्री के वीडियो को ही इन्होंने हटा दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ यह हो सकता है तो इस देश के आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए यह बहुत खतरनाक बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी प्राइवेसी को लेकर मेटा वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है ये कंपनी, क्योंकि आप ये जान लीजिए, ये जो मेटा कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों इसी कंपनी की है। लेकिन हमारे साथ तो ये काम कर रहे हैं। अमेरिका के कानूनों के मुताबिक वहां की सरकार अगर चाहे तो मेटा से दुनिया भर के किसी भी गैर अमेरिकी यूजर का डेटा मांग सकती है और मेटा को यह डेटा देना ही होगा। मेटा ये डेटा देने के लिए बाध्य है। मान लीजिए अमेरिका की सरकार आज मेटा से यह कहे कि वो भारत के किसी नागरिक के सारे पोस्ट, उसकी निजी बातचीत, उसका पूरा डेटा चाहती है तो मेटा को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका की सरकार चाहे तो भारत में किसी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर का डेटा ले सकती है, व्हाट्सएप का डेटा ले सकती है। अमेरिका की सरकार का एक आदेश किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी से ज्यादा मायने रखता है और मेटा ने यह बात खुद अपने वेबसाइट पर लिखकर स्वीकार की है। लेकिन यही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जब भारत में आती हैं तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर वो कोई भी कभी समझौता नहीं करेंगी। जब भारत सरकार इनसे कोई डेटा मांगती है तो ये कहते हैं कि ये हमारे यूजर की प्राइवेसी को ब्रीच करेगा, हम नहीं देंगे। जब भारत सरकार इनसे कहती है कि इस पोस्ट को ब्लॉक कर दीजिए, ये राष्ट्र विरोधी पोस्ट है, इससे जनता भड़क सकती है, तो ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इस पोस्ट को नहीं रोक सकते। हालांकि अब जब सरकार थोड़ी सख्त हुई है तो इस तरह की रिक्वेस्ट मानी जा रही है।